जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों से सीआरपीएफ और पुलिस की मुठभेड़ जारी है, जहां पुलवामा के बामनू इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक आतंकी का नाम किफायत बताया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि यहां आतंकी घर में छिपे हुए हैं। वहीं इससे पहले अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के घेरे में आया हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू और साथी सैफुल्ला मीर आतंकी और साथ ही 3 आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे थे। रविवार की शाम पुलवामा के मालंग इलाके में 2 से 3 आतंकियों के मौजूद होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया था। आतंकियों के खिलाफ सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान जारी रहा। किसी तरह की कोई मुठभेड़ इनके बीच नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आतंकी मौका देखकर वहां से फरार हो गए। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने एंटी टेररिस्ट एफर्ट में तो काफी आगे बढ़ रही है। ये कैसे रोका जाए कि स्टोन पेल्टर्स को जो मैसेज दी जाती है और जो ये ऑपरेशन चलता है, इसे रोकने की भी कोई तरकीब सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचनी पड़ेगी। देश के वर्तमान आंतरिक सुरक्षा के हालातों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में आज राज्यों के गृह मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यों में गृह मंत्री के अलावा केंद्र के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में जहां राज्यों की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर जैसे राज्यों में चल रही आतंकी घटनाओं की भी समीक्षा करेंगे। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से सहारनपुर में जातिगत हिंसा हुई और मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन में जो घटनाएं घटी, उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग राज्यों के आईएसआईएस की घटनाओं को लेकर भी समीक्षा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्यों के गृह मंत्रियों से नक्सल समस्याओं को लेकर भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर राज्य सरकार और बस्तर पुलिस को बड़े हमले की चेतावनी दी है। ये पर्चा गणेश उइके ने जारी किया है। उन्होंने तोंडामरका में 12 नक्सलियों के मारे जाने के दावे को झूठा बताया। पर्चा में बुरकापाल और तोंडामरका हमले में दोहराने की चेतावनी दी गई है। गणेश उइके दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का सचिव है। इधर पर्चे में कहा गया है कि अगर ऑपरेशन नहीं रोके गए तो कुत्ताचेरू, बुरकापाल, हरियाल, तोंडामरके जैसे बड़े हमले को फिर से अंजाम दिया जाएगा। तोंडामरका में पुलिस ने घेर कर 14 से 15 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, लेकिन आज नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर यह बताया कि इस मुठभेड़ में सिर्फ एक नक्सली मारा गया है। गणेश उइके की तरफ से जारी पर्चे में यह भी दावा किया गया है कि चिंता गुफा, चिंतलनार और बुरकापाल किस्टाराम के कैंपों में एसटीएफ और डीआरजी के करीब 2000 जवानों ने तोंडामरका इलाके में नक्सलियों को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पुलिस को वहां से लौटना पड़ा। सिक्किम से सटे चीन की सीमा पर तनाव के बीच भारत ने डोकाला इलाके में और ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच इतने लंबे वक्त तक गतिरोध बना हुआ हो। पिछले करीब 1 महीने से डोकाला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। भारत ने डोकाला में और ज्यादा सैनिकों को नॉन कॉम्बेटिव मोड में लगाया है। नॉन कॉम्बेटिव मोड यानी कि गैर लड़ाकू मोड में बंदूकों की नाल को जमीन की ओर रखा जाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध से पहले के घटनाक्रम का पहली बार ब्यौरा देते हुए सूत्रों ने कहा कि पीएलए ने पिछले 1 जून को भारतीय सेना से डोकालाम के लालचेन में 2012 में स्थापित 2 बंकरों को हटाने को कहा था, जो कि चुम्बी घाटी के पास और भारत भूटान तिब्बत ट्राई जंक्शन के कोने में पड़ते हैं। कई साल से इस क्षेत्र में गश्त कर रही भारतीय सेना ने 2012 में फैसला किया था कि वहां भूटान चीन सीमा पर सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही पीछे से मदद के लिए 2 बंकरों को तैयार रखा जाएगा। Bhutan and India, we are very close neighbors, and right now we have like this border talk going on with like China. So I believe there is some like problems right now. China is trying to like overtake some of our land. So yeah. So रहती है और उसकी सोच है कि हर जो जमीन के टुकड़े को वो अपना मानते हैं तो उस पर शोर करते हैं। कुछ जगह की कोई तर्क भी नहीं बनती, जैसे जापान के साथ एक पूरा मसला चल रहा है, साउथ चाइना सी है, अब भूटान के साथ करें, भारत के साथ चल रहा था। भूटानीज हमारे जो भूटान में भाई है उसके साथ हमारे भारतीय सेना भी खड़े हुए। मोदी जी की सरकार
कोई ऐसा कदम नहीं लेगी जिससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर कोई ठेस पहुंचे। मोदी और जिनपिंग G20 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए 7 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच रहे हैं। बहुत संभव है कि दोनों नेताओं के बीच औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर वहां बातचीत हो। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच शीघ्र ही चीन में ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय वार्ता भी होना तय है। कूटनीति में अक्सर यह होता है कि जब दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार मुलाकात होती है तो उनके संबंध, उनकी केमिस्ट्री और बेहतर होती है। इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ता है, लेकिन भारत और चीन फिलहाल अपवाद नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अगर किसी विश्व नेता से सबसे ज्यादा बार मिले हैं तो वे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। मोदी और जिनपिंग के बीच 3 वर्षों में तकरीबन 12 बार मुलाकात हो चुकी है। कुछ हफ्ते पहले ही दोनों नेताओं में बहुत अच्छे माहौल में अस्ताना में मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आपसी रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। पिछले 2 सालों से चीन भारत के हितों में अड़ंगा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस हफ्ते मुलाकात के आसार हैं, लेकिन कूटनीतिक जानकार इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बतौर सहायक सचिव अपने करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये सभी अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के पद पर 3 जुलाई से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव के पद पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले साल 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों का ये तीसरा बैच है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 175 अधिकारियों को केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों में 3 जुलाई से 29 सितंबर तक यानी कि 3 महीने की तैनाती दी जाएगी। इस अवधि में सभी अधिकारी अपने मूल कैडर से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविवार को पटना में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश, लालू और उनकी पार्टी आरजेडी पर नरम नजर आए, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस ने पहले गांधी की विचारधारा को छोड़ा और फिर नेहरू की नीतियों को भी तिलांजलि दी है। उन्होंने नसीहत भरे लहजे में कहा कि हमें किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने पीएम पद के रेस को लेकर भी पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं 18 से 20 सांसदों के साथ कभी भी पीएम के पद का सपना नहीं देखता और न ही मैं पीएम पद की रेस में हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने सिद्धांतों पर रहता हूं और मुझे किसी का पिछलग्गू बनना नहीं आता। हाँ, मैं और मेरी पार्टी जेडीयू किसी सहयोगी जरूर बन सकती है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार आज हैदराबाद में अपने समर्थन के लिए विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ उनका समर्थन कर रहे दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। गौरतलब है कि मीरा कुमार को यूपीए ने अपनी ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए रामनाथ कोविंद से होगा। हालांकि आंकड़ों की बात की जाए तो मीरा कुमार कोविंद के मुकाबले पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ को लेकर बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। साथ ही चुनाव आयोग से इस पर जवाब भी मांगा गया था। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मुंबई के मशहूर हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को दरगाह परिसर के अंदर और बाहर करीब 500 वर्ग मीटर की जगह के बचे हुए अतिक्रमण को हटाने से जुड़े मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट द्वारा खुद ही दरगाह परिसर के करीब अतिक्रमण को हटाए जाने को सराहना का कदम बताया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को हाजी अली दरगाह परिसर में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट को दरगाह के आसपास सौंदर्यीकरण करने की योजना की जानकारी 30 जून या उससे पहले कोर्ट को देने के निर्देश दिए थे। दरगाह परिसर में सौंदर्यीकरण का काम करते वक्त लोगों की भावना का ख्याल रखने के भी निर्देश दिए गए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई यानी कि आज तक के लिए स्थगित कर दी थी।
एक महीने गर्मी की छुट्टी के बाद आज हाईकोर्ट नियमित रूप से खुल जाएंगे। हालांकि अवकाश में भी 5 से 6 कोर्ट काम करती रही है। इस दौरान केवल उन्हीं केसों की सुनवाई हुई जो अर्जेंट थे। 3 जुलाई से सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई कोर्ट में होने लगेगी। जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस जीबी भोसले भी बाहर से इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जुलाई से जजेस के काम करने के रोस्टर में भी बदलाव किया है। इलाहाबाद और इसकी लखनऊ बेंच दोनों जगह एक साथ जजों के काम करने के रोस्टर को बदला गया है। कौन जज किस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करेगा, ये तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस का होता है। चीफ जस्टिस ने बहुत दिनों से एक ही मामले की सुनवाई कर रहे जजों के आधिकारिकता में रोस्टर चेंज का परिवर्तन कर दिया है। नया रोस्टर 3 जुलाई से लागू हो रहा है। पुराने केसों की सुनवाई के लिए परेशान प्रदेश के लोगों को कोर्ट खुलने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। गर्मी की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट में सोमवार से वकीलों वादकारियों की काफी भीड़ भी बढ़ जाएगी। इधर कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की मदद से सीआरपीएफ ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से नियमित सुनवाई होगी। करीब 1 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज हाईकोर्ट खुलने वाला है, जहां नए रोस्टर से मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। मुख्य पीठ जोधपुर की तरह ही जयपुर पीठ में भी नए रोस्टर से ही सुनवाई होगी। नए रोस्टर के तहत जयपुर बेंच में 5 मुख्य पीठ और 17 एकल पीठ मामलों को सुना जाएगा, जिसमें कि जनहित से जुड़े मामलों को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ सुनेगी। नए रोस्टर के तहत जयपुर में ज्यादा बेंचें बनाई गई हैं, क्योंकि जयपुर पीठ में मुख्य पीठ से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे लंबित मामलों में कमी आएगी। लखनऊ की जेल में बंद सपा के पूर्व कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित उनके 7 सहयोगियों के खिलाफ आज गैंगरेप केस में अदालत आरोप तय करेगी। बता दें कि इस केस की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष अदालत में चल रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 18 फरवरी 2017 को थाना गौतमपल्ली पर पीड़ित महिला की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया था कि खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर उसके साथ सबने कई बार गैंगरेप किया और जब लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी पर नजर डाली तो फिर उसने प्राथमिकी दर्ज करवाई। विवेचना के बाद पुलिस ने 824 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें 24 लोगों को गवाह बनाया गया था। पूर्व मंत्री गायत्री, उनके गणर चंद्रपाल, पीआर रूपेश्वर उर्फ रूपेश, लेखपाल अशोक तिवारी, एक सीनियर पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा, पूर्व मंत्री के करीबी अमरेंद्र सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका आरोप पत्र पेश किया गया है। इधर गायत्री, अमरेंद्र, अशोक और आशीष के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती मामले में शेल कंपनियों के कारोबारी वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू यादव और उनके परिवार के व्यावसायिक कारोबार से जुड़े दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और रेवाड़ी के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी के बाद ईडी ने जैन बंधुओं के खिलाफ दिल्ली की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर लालू परिवार की मुसीबतों को बढ़ा दिया था। ईडी ने दिल्ली के भाटी गांव स्थित जैन बंधुओं के फार्म हाउस को भी सीज कर दिया था। जैन बंधुओं पर आरोप है कि मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मिशेल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1,20,000 शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदकर उसे दिल्ली के बिजवासन में 1,41,00,000 में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदा गया था। गौरतलब है कि जैन बंधु शेल कंपनियों के माध्यम से करीब 8,000 करोड़ के कालेधन को सफेद करने में मदद पहुंचाने के आरोप में 20 मार्च को ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बरेली में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के दौरे के चलते कई लोग बेघर होने से बेरोजगार भी हो गए हैं। मंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने शॉर्ट टाइम नोटिस जारी किया। लोगों के अवैध कब्जों को हटा दिया गया। इधर बरेली में मानसून की दस्तक ने अवैध कब्जेदारों की मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया है। बरेली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर पिछले काफी समय से लोगों ने अवैध कब्जा कर अपनी दुकानें लगा रखी थी और साथ ही अपना आशियाना तक बना लिया था। नगर निगम कर्मचारियों के कूड़ेदान के ढेर रास्ते के दोनों ओर लगे हुए थे, जहां बरेली में रोड से अवैध कब्जों के साथ इसे हटवा दिया गया है। हालांकि जल्दबाजी में ये दिक्कत रही है। नगर निगम ने अवैध कब्जेदारों को केवल जगह छोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अवैध कब्जेदार अपनी दुकान को हटा नहीं पाए और उन्हें ढा दिया गया। वहीं दुकानदार अपने कब्जे हटाए जाने से बेहद नाराज हैं।
अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा गौरक्षा और गौ सेवा करने वाली संस्थाओं को दिए गए अनुदान में 86% अनुदान सिर्फ अपर्णा यादव की जीव आश्रय संस्था को दिया गया है। ये संस्था नगर निगम के कान्हा उपवन अमौसी स्थित गौशाला को संचालित करती है। ये तथ्य आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर को आयोग के जन सूचना अधिकार डॉक्टर संजय यादव द्वारा दी गई सूचना से सामने आया। मैनपुरी में बंदूक की नोक पर लड़की के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी 4 महीने से धमकाकर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और इसके डर से लड़की अपने घर वालों से घटना की शिकायत भी नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने पीड़ित लड़की की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई के सवाजपुर में के ब्लॉक हरपालपुर में पीड़ित ने सीएम योगी से जमीन दिलाने के लिए गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष अरविंद कुमार अपनी जमीन के लिए 6 महीने से अपनी जमीन दबंगों से छुड़ाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। दबंग लोगों का सपा के ही किसी दबंग नेता से रिश्ता बताया जा रहा है। इसके चलते परिवार वाले जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उप जिलाधिकारी सवाजपुर के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। जनसुनवाई में भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाया। इधर पीड़ित को मारने की धमकी तक दे दी गई। इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष ने सारा ठीकरा प्रदेश की योगी सरकार पर फोड़ किया है। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद पर पति पर मकान कब्जाने का आरोप लगा है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। इतना ही नहीं, मामला पुलिस थाने में पहुंचने के बाद भी पार्षद पति की दबंगई कम नहीं हुई और पुलिस थाने में ही पीड़ित पक्ष को धमकाने लगा। मामले की अब पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर पार्षद पति दूसरे पक्ष को थाने के अंदर ही धमका रहा है। पूरा मामला विजयनगर के प्रताप विहार इलाके का है, जहां एक पक्ष का कहना है कि उसने ये मकान खरीदा, लेकिन पार्षद सीमा यादव के पति संतराम यादव ने उस पर कब्जा कर लिया। जब अरुण अपने मकान की मरम्मत कराने जैसे ही मकान पहुंचा तो पहले से ही मौजूद पार्षद पति ने उसके लोगों के साथ मिलकर मारपीट करना शुरू कर दी। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस ने दोनों ही पक्षों को थाने ले गई। पार्षद पति की दबंगई बरकरार रही। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मामले की जांच की बात कही जा रही है। ये किरायानामा खत्म हो चुका है। हाई कोर्ट इसको किराएदार नहीं मान रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज ने इसे किराएदार नहीं माना है। किसी कोर्ट ने इसे किराएदार नहीं माना है। किराएदार मानने से सब जगह इनकार कर दिया। लेकिन ये बीजेपी की गुंडाई के ऊपर अपने आप को, बीजेपी को भी बदनाम करने के बेस से अपने आप को बताता है मैं पुलिस की कार्यप्रणाली अभी तो मुझे कोई न्यायपूर्ण लग नहीं रही है, क्योंकि मेरा मकान है। अगर मैं अपने मकान में रिपेयर भी नहीं करा सकता तो फिर मैं क्या करा सकता। लोकल कोर्ट पर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, अभी हाई कोर्ट में लंबित है। तो हाई कोर्ट में इस मकान के ओनरशिप को लेकर कोर्ट में चल रहा है। तो उसी मकान में एक व्यक्ति रिपेयर कराने गया हुआ था। तो उस रिपेयर कराने गया तो दूसरी पार्टी जो लोकल पार्षद हैं, उनके पति हैं, इनके द्वारा कुछ विवाद किया गया। आपस में दोनों के बीच में मारपीट हुई। तो पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको हम प्रिवेंटिव सेक्शंस में जेल भेज रहे हैं। संघर्ष करो। लेकिन शाहजहांपुर में भूमाफियाओं ने नदी पर खेत बनाकर उस पर खेती करना तक शुरू कर दिया है। यहाँ भूमाफियाओं ने नदी पर और नदी की जमीन पर कब्जा कर उसके बहाव के रुख तक को मोड़ दिया है। नदी पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पिछली सपा सरकार ने अरबों रुपए खर्च कर गोमती रिवर फ्रंट को तैयार किया था, लेकिन ये गोमती अपने उद्गम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी शाहजहांपुर में दम तोड़ रही है। यहाँ की पुबाया तहसील में बहने वाली इस महत्वपूर्ण नदी पर भूमाफिया में कब्जा कर इसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया है। नदी पर हो रहे इस कब्जे में राजस्व विभाग की चुप्पी भी हैरान कर देने वाली है। जिला प्रशासन भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर जल्द ही कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा है। अवकाश है उसको भूमाफियों ने बंद कर रखा है। भूमाफियों ने पूरी नदी पर कब्जा कर रखा है, उसी को अपने खेत बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारा जो देन है इस तरीके की नदी का समाप्त कर देना, ये पुआया के तहसील प्रशासन का काम। सवाल भी अच्छा है और हम इसका स्वागत भी करेंगे।
और इसका संज्ञान लेकर हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। कुशीनगर में बांसी नदी पर पक्के पुल के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। बांसगांव, खैरवा सहित दर्जनों गांव के लोगों ने आज बांसी नदी में खड़े होकर हाथों में गंगा जल लेकर पुल न बनाने पर जल सत्याग्रह करने की सौगंध भी ली। ग्रामीणों ने बांसी नदी पर पुल न बनने तक सत्याग्रह आंदोलन जारी रखने की बात कही है। खैरवा घाट पर पुल न बनने से लगभग 22 गाँव के लोग प्रभावित हैं। हजारों लोगों को हर रोज बांसी नदी पार करके खेती और बाजार करने जाना होता है। दर्जनों गांव के हजारों लोग रोज जान हथेली पर रखकर इस नदी को पार करते हैं। नदी को पार करते समय अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन शासन और प्रशासन की संवेदना अभी तक नहीं जागी है। साल भर पहले दर्जनों गांव के लोगों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद मजबूर होकर तत्कालीन जिलाधिकारी गांव में पहुंचे थे और कुछ दिन बाद ही पुल बनवाने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि उनका आश्वासन झूठा साबित हुआ और दर्जनों गांव के हजारों लोग पक्के पुल के लिए तरसते ही रह गए। एक बार फिर इन गांव के लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। मुंबई के घाटकोपर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 9 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।